हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो देखते हैं हम इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और मीनिंग की बात की जाएगी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर के बारे में जानेंगे। एग्रीमेंट कितने प्रकार का है उनके बारे में चर्चा की जाएगी और साथ ही वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच के अंतर को समझा जाएगा और साथ ही वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के अंतर को हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो पहले बात करते हैं हम बेसिक डेफिनेशन में, जिसमें सबसे पहले आता है प्रपोजल, जिसे सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में डिफाइन किया हुआ है। जब एक व्यक्ति दूसरे के समक्ष अपनी इच्छा किसी कार्य को करने या उससे दूर रहने के संबंध में दर्शाता है, इस आशय से कि दूसरे व्यक्ति जो है उससे उसकी सहमति प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कार्य करना या उससे विरत रहना प्रपोजल कहा जाता है। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जैसे राम श्याम को कहता है कि मैं आपकी गाय को 1000 रुपए में खरीदना चाहता हूं, तो वह यह बात श्याम के आगे इस आशय से कहता है ताकि श्याम उसके ऊपर अपनी सहमति दे। तो हम कहेंगे राम ने श्याम के समक्ष प्रस्ताव रखा है। अब दूसरा आता है हमारा एक्सेप्टेंस और प्रोमिस। सेक्शन 2B में डिफाइन किया है, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when proposal is accepted it becomes a promise। जब एक व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा है वह अपनी सहमति दे देता है, तो हम ये कहेंगे प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, और जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है उसे प्रोमिस का रूप दे दिया जाता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल में हमने कहा था कि राम श्याम की चीज को खरीदना चाहता है, तो यहाँ पर श्याम जब उसके ऊपर अपनी सहमति दे देगा तो हम कहेंगे कि राम का प्रपोजल श्याम के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये प्रॉमिस बन जाता है। अब बात करते हैं प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में डिफाइन किया हुआ है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। अभी जो एग्जाम्पल हमने किया था उसमें राम जो है वो प्रोमिसर है और जो श्याम है उसे प्रोमिसी कहा गया है। जिस व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है प्रोमिसर कहलाता है, और जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया है उसे प्रोमिसी कहा गया है। कंसिडरेशन सेक्शन 2D में डिफाइन किया है, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। जब प्रोमिसर यानी कि प्रस्तावक की इच्छा पर प्रोमिसी और दूसरा व्यक्ति किसी कार्य को कर देता है या दूर रहता है, या वो करता है या कार्य से दूर रहता है, या भविष्य में कार्य को करने का प्रॉमिस करता है या उसे दूर रहता है, तो ऐसा कार्य करना या उससे दूर रहना जो है कंसिडरेशन प्रॉमिस का कहलाता है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की, जो सेक्शन 2 में जिसको डिफाइन किया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस और प्रॉमिस का समूह जो एक दूसरे के कंसिडरेशन होते हैं उन्हें एग्रीमेंट कहा गया है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की जहां तक बात है उसे सेक्शन 2F में डिफाइन किया हुआ है, promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। void agreement section 2G में डिफाइन किया है, an agreement that is not enforceable by law is said to be void agreement। ऐसे एग्रीमेंट जिसे कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता उसे हम void agreement कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H के अनुसार ऐसा एग्रीमेंट होता है
जिसे कानून के द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I के अनुसार ऐसे एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज में से किसी एक पार्टी के इच्छा पर किसी अनुबंध को कानून के द्वारा प्रवर्तनीय करवाना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें दूसरे पक्षकार की इच्छा पर वो अनुबंध कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जाएगा। इसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि ऐसे अनुबंध को पूरा करवाया जा सकता है या नहीं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2J के अनुसार a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किन्हीं कारणों की वजह से अब कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाए जा सकते हैं, तो जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवा सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट उस समय पर वॉइड यानी व्यर्थ अनुबंध बन जाता है। तो ये सब था हमारा डेफिनेशन जो हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे समझ में आना जरूरी है, जिसे समझना जरूरी है क्योंकि सारा कॉन्ट्रैक्ट इन पर बेस्ड है। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और उसके अर्थ के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ऐसा एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक लोगों के मध्य है जिसमें किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के संबंध में प्रॉमिस या वचन दिया जाता है। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है जिसमें एक पार्टी को अधिकार दिया जाता है और दूसरे ऊपर लायबिलिटी इंपोज की जाती है, यानी कि उसका एक उत्तरदायित्व बनता है। सेक्शन 2H में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिफाइन किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे लॉ के द्वारा यानी कानून के द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्या सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेते हैं जिन्हें कानून के द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। यदि कोई एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स्ड नहीं करवाया जा सकता वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट का होना तो जरूरी है लेकिन एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। इसके जानने के बाद अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो है हमें किन बातों का पूरा करना आवश्यक है। फर्स्ट हमारा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हमने सेक्शन 2A और सेक्शन 2B में किया था प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के समक्ष प्रस्ताव रखा जाना चाहिए और दूसरा व्यक्ति का उस प्रस्ताव को स्वीकार करना आवश्यक है। यदि ये दोनों चीजें आपकी होंगी तब ये एग्रीमेंट बनेगा। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे आवश्यक जो आपकी जरूरत है वो है हमारा कि उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो पार्टीज जो हैं किसी कार्य को करना या ना करने पर सहमत होते हैं और इन दोनों के मध्य लीगल ऑब्लिगेशन जो है कानूनी उत्तरदायित्व क्रिएट होता है। दोनों को अपने अपने प्रॉमिस पूरा करना जरूरी होता है। साथ ही इन पार्टीज जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं समझौता करते हैं उन पार्टीज में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि वो पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो व्यक्ति होता है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ हो यानी कि वो साउंड माइंड का हो और उसे लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई
ना किया गया हो। यदि ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, 18 वर्ष की उम्र होना, साउंड माइंड का होना और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया जाना, तो हम कहेंगे कि दोनों पार्टी जो हैं अनुबंध करने के योग्य हैं। तो दोनों पार्टी का अनुबंध के योग्य होना जरूरी है। उसके बाद कंसिडरेशन की बात की जाती है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। बिना प्रतिफल के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। लेकिन क्या कंसिडरेशन कोई भी हो सकता है? नहीं। कंसिडरेशन प्रतिफल लॉफुल होना चाहिए। यदि वो लॉफुल नहीं है तो ऐसे कंसिडरेशन जो लॉफुल नहीं है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य है वो भी लॉफुल होना चाहिए। कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ही काफी नहीं है। दोनों पार्टीज में जब प्रस्ताव रखा जाता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष, तो दूसरे व्यक्ति की जो सहमति प्राप्त की जानी है वो सहमति फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट तब मानी जाती है जब ये कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और फ्रॉड के द्वारा ना ली गई हो, जिसे हम डिटेल में अगली वीडियोस में जो है बात करेंगे। इसके बाद है कि एग्रीमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो, और साथ ही एग्रीमेंट जो है राइटिंग में होने चाहिए। लिखित रूप में जो एग्रीमेंट होंगे उन्हीं को हम लॉ के द्वारा एनफोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि मौखिक रूप से किए गए एग्रीमेंट का कोई भी साक्ष्य नहीं होता। कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको हमें रजिस्टर भी करवाना है। राइटिंग में तो होने ही चाहिए, लेकिन उनकी रजिस्ट्री करवाना भी अनिवार्य है। जैसे जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के हम अनुबंध करते हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए। लास्ट में है हमारा कि जो परफॉर्मेंस, जिसको कार्य को करने के लिए ये अनुबंध किया गया है वो पॉसिबल होना चाहिए। इम्पॉसिबल कार्यों के लिए किया गया अनुबंध कभी भी वैलिड नहीं होगा। ऐसा अनुबंध क्योंकि पूरा नहीं करवाया जा सकता तो वो अपनी वैलिडिटी को खो देता है। असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम देखेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के मध्य क्या अंतर है। तो यदि हम देखें कि एग्रीमेंट जो है इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2H के अंदर डिफाइन किया गया है। दोनों की डेफिनेशन में भी अंतर पाया जाता है। एग्रीमेंट जो है वो क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है? एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी कि प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के प्रतिफल होते हैं उन्हें हम समझौता कहते हैं, और ऐसे समझौते जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध कहते हैं। स्कोप की जहां तक बात है, एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, लेकिन एग्रीमेंट सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका नैरो स्कोप होता है, क्योंकि सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जो कानून के द्वारा परिवर्तनीय है। एग्रीमेंट का जो बेस है वो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है जब दूसरे के सामने प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति देता है तभी एग्रीमेंट बनता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि समझौता होना चाहिए। एग्रीमेंट के नेचर की जहां तक बात है, प्रकृति की बात यदि हम करें तो एग्रीमेंट में लीगल और इलीगल अफेयर्स कवर होते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ लीगल कार्यों के लिए ही किया जाता है। एग्रीमेंट का जरूरी नहीं है कि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी ये है कि वो कानून के द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। ये था हमारा अंतर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के मध्य। अब बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारे समझौते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलिड एग्रीमेंट की। ये वो एग्रीमेंट होते हैं जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी असेंशियल्स सम्मिलित होते हैं। जैसे
कि उसके अंदर आपका सबसे पहले एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। जो इसके प्रपोजल देने वाला व्यक्ति और जो एक्सेप्टेंस यानी कि कंसेंट देने वाला व्यक्ति है, दोनों में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एग्रीमेंट जो है वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस की जाने लायक होनी चाहिए। तो यदि आपके ये सभी एसेंशियल पाए जाते हैं किसी एग्रीमेंट में, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है एक वैलिड एग्रीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट, जिसको सेक्शन 2G में डिफाइन किया हुआ है। जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उसे हम वॉइड यानी व्यर्थ अनुबंध कहते हैं। वॉइडेबल एग्रीमेंट सेक्शन 2I में डिफाइन किया हुआ है। ऐसा एग्रीमेंट that is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of other or others is a voidable agreement. एग्रीमेंट में पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर जो अनुबंध पूरा करवाने वाला होता है, यानी कि लॉ के द्वारा परिवर्तनीय होगा, दूसरी पार्टी के द्वारा वो लॉ के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। सिर्फ पीड़ित पक्षकार ही ऐसे अनुबंध को पूरा करवाने के लिए सक्षम होते हैं, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट में आएगा। इलीगल एग्रीमेंट और अनलॉफुल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो आपके लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, वो जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हैं। ऐसे सारे जो भी एग्रीमेंट होंगे उन्हें हम इलीगल एग्रीमेंट में या अनलॉफुल एग्रीमेंट में माने जाएंगे, उन्हें हम अनलॉफुल एग्रीमेंट कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के प्रकारों में हम इसे डिफरेंट टाइप से स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। एक पक्षीय अनुबंध और द्विपक्षीय अनुबंध। यूनिलेटरल यानी एक पक्षीय अनुबंध वो अनुबंध होता है जिसमें दोनों पार्टीज में से एक पार्टी ने अनुबंध करते समय अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरी पार्टी को अभी अपने प्रॉमिस यानी वचन का पूरा करना बाकी है। इसे हम कहेंगे एक पक्षीय अनुबंध। द्विपक्षीय अनुबंध जो है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते समय पार्टीज जो आपके प्रपोजल देने वाला और एक्सेप्टेंस देने वाला यानी कि दोनों पार्टी के द्वारा अपने अपने वचनों का निष्पादन करना बाकी है, उसे हम द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हम दो तरह से इसे पढ़ेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जब पार्टी जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ओरली और रिटन फॉर्म में एक दूसरे के समक्ष रख देती हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपस में वो बातचीत करके जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 9 में डिफाइन किया हुआ है। ये प्रपोजल जो दिए जाते हैं इसमें या इसमें जो एक्सेप्टेंस ली जाती है वो वर्ड्स के अलावा होती है। इसमें जो प्रॉमिस होता है, वचन का निष्पादन होता है, वो इम्प्लाइड होता है, अंडरस्टूड होता है, गर्भित होता है। इसमें बोलकर वो शर्तें नहीं बताई जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि सर्कमस्टांसिस के अनुसार वो अपने आप ही अंडरस्टूड होते हैं। और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसमें एक्सेप्टेंस जो दी जाती है और अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पार्टीज का जो बिहेवियर होता है उससे ही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस दे दी है या दूसरे व्यक्ति ने प्रपोजल दे दिया है। तो ये हमारा होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। हमारे एग्जीक्यूशन के बेसिस पर दो तरह से हम इसे लेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तब कहा जाता है जब दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने परफॉर्म करनी है, अपनी अपनी ड्यूटी जो वो परफॉर्म कर दी है। A contract is said to be executed when both the party to contract perform their promises respectively. दोनों ने अपने अपने वचनों का निष्पादन कर दिया है, तो हम कहेंगे यह अनुबंध जो है निष्पादित हो चुका है। एग्जीक्यूटरी इसके विपरीत वो अनुबंध होता है जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी कि अभी पार्टीज ने अपने अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया है, उसे अभी पूरा करना बाकी है,
उसे हम कहेंगे निष्पादनीय अनुबंध यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी हमारे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसमें सभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल होते हैं, तो ऐसे में लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं पाई जाती, तो कानून ऐसे अनुबंधों को परिवर्तनीय करने का अधिकार रखता है, यानी कानून के द्वारा ये परिवर्तनीय होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं परिवर्तनीय अनुबंध। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो अपरिवर्तनीय अनुबंध होते हैं, ये वो अनुबंध होते हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन पार्टीज के बीच में क्रिएट तो कर दिया गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स या सर्कमस्टांसेस की वजह से अब ऐसे अनुबंधों को पूरा करना जो है वो संभव नहीं है, यानी कि अब कानून के द्वारा वो परिवर्तनीय करवाए नहीं जा सकते। ऐसे अनुबंध जो पहले परिवर्तनीय हो सकते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल या अन्य डिफेक्ट्स की वजह से अब वो ये अधिकार खो देते हैं, यानी कि अब वो अनुबंध जो है परिवर्तनीय नहीं करवाए जा सकते, उन्हें हम कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करेंगे हम कि वैलिडिटी के आधार पर हम अनुबंधों को किस तरह से डिस्कस करेंगे या हम किस तरह से उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता ही है, हमने पहले भी बात की है, सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि ऐसे सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यदि वो फ्री कंसेंट जो है उनसे किए गए हो, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, कंसिडरेशन लॉफुल हो, उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो और वो कानून के द्वारा व्यर्थ घोषित ना किए गए हों। यदि ये सभी एसेंशियल किसी एग्रीमेंट में पाए गए हैं, तो ये एग्रीमेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I के अनुसार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लॉ के द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। ये जिस समय पर लॉ के द्वारा परिवर्तनीय करने का अधिकार खो देता है, ये उस समय पर ही जो है हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब ऐसा अनुबंध जो है जो लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाने का अधिकार खो देता है, उसे हम वॉइड यानी व्यर्थ अनुबंध कहेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2I में, जिसे हम बार बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। यानी एग्रीव्ड पार्टी की इच्छा पर जो अनुबंध परिवर्तनीय है, उन्हें हम voidable contract कहेंगे। अब हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के मध्य अंतर। डेफिनेशन की बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट हमारे वो एग्रीमेंट होते हैं दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जबकि वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। इसमें पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध को परिवर्तनीय करवाया जा सकता है। वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया है सेक्शन 2G में, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट 2I में डिफाइन किया हुआ है। यदि हम वैलिडिटी की बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट अपनी वैलिडिटी खो देते हैं, वो वैलिड नहीं होते, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी वैलिडिटी बन जाती है, लेकिन वो वैलिड होंगे ऑन द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। ट्रांसफर ऑफ राइट की बात यदि हम कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ राइट का मतलब है जब अनुबंध होता है तो अनुबंध में यदि कोई वॉइड एग्रीमेंट है तो क्या किसी व्यक्ति को ऑनरशिप का राइट मिलेगा या नहीं। यदि उसने गुड फेथ में प्राइस भी पे कर दिया है, यानी कि उस वस्तु का मूल्य पे कर दिया है, तब भी उसे ऑनरशिप का राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जबकि वॉइडेबल जो है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ऑनरशिप का राइट उसे मिल सकता है यदि उसने प्राइस पे कर दिया है, यानी उस वस्तु का या उस संपत्ति का मूल्य जो है वो पे कर दिया है। पार्टीज की जो इंटेंशन होती है वो हमेशा ये रहती है कि इसमें कि ये यदि हमारी पार्टीज की इंटेंशन भी हो तो वॉइड एग्रीमेंट को कभी भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट
इफ एग्रीव्ड पार्टी विलिंग टू डू, यदि कोई एग्रीव्ड पार्टी किसी अनुबंध को पूरा करवाना चाहती है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। वॉइड एग्रीमेंट के कारण क्या हो सकते हैं? वॉइड एग्रीमेंट का कारण सिर्फ यही रहता है कि उसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो नहीं पाए जाते। जब आपके एसेंशियल एलिमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के किसी एग्रीमेंट में नहीं पाए जाते तभी वो वॉइड बनता है। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब कंसेंट जो है उसकी फ्री नहीं रहती है, यानी कि कंसेंट तो ली जाती है लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं होती, और उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी में आ जाते हैं। कॉम्पनसेशन, वॉइड एग्रीमेंट में किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी जो है उसे कॉम्पनसेशन प्राप्त करने का अधिकार रहता है। वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट की यदि हम बात करें तो जो हमारा वॉइड एग्रीमेंट है वो वाइडर होता है, जबकि इलीगल एग्रीमेंट नैरो कॉन्सेप्ट है, इसका स्कोप नैरो है। क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट जो हैं वो इलीगल भी हों। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, परिणामों की बात करें, तो वॉइड एग्रीमेंट में पनिशेबल ये नहीं होते, इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती, जबकि इलीगल एग्रीमेंट जो है ये पनिशेबल होते हैं, इसमें पनिशमेंट जो है वो व्यक्ति को दी जाती है जो इलीगल एग्रीमेंट को करता है। यदि किसी वॉइड एग्रीमेंट के कोलेटरल कोई ट्रांजैक्शन की जाती है उसे वैलिड कहा जा सकता है, यानी कि यदि उसके समानांतर कोई ट्रांजैक्शन की जाती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो हम उसे वैलिड कह सकते हैं उस कोलेटरल ट्रांजैक्शन को। लेकिन इलीगल के साथ जुड़ी हुई कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी जो है वैलिड नहीं होगी, वो हमेशा वॉइड ही रहेगी। वॉइड एग्रीमेंट का जो रीजन होता है वो है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो आवश्यक शर्तें हैं उनका ना होना, जबकि इलीगल एग्रीमेंट का रीजन रहता है कि जब किसी लॉ के द्वारा जो फोरबिडन बाय लॉ है, ऐसे कार्य जो कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड हैं, ऐसे कार्य यदि आप करते हैं वो हमारे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं तो वो इलीगल एग्रीमेंट के तहत आते हैं। इसका जो परिणाम है, इफेक्ट है वॉइड एग्रीमेंट का, वो ये है कि इसमें जैसे ही लीगल इफेक्ट खत्म हो जाता है वैसे ही जो एग्रीमेंट है वो हमारा वॉइड हो जाता है। यानी कि कानून का जो प्रवर्तनीयता जब भी खत्म हो जाती है तभी अनुबंध वॉइड हो जाता है, जबकि इलीगल एग्रीमेंट जो है उसका कभी भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहता। यानी कि वॉइड एग्रीमेंट सिर्फ जब कानून के द्वारा परिवर्तनीयता का अधिकार खो देता है तब वो वॉइड बनता है, जबकि इलीगल एग्रीमेंट शुरू से ही इलीगल रहते हैं, वो अनुबंध कभी भी पूरे नहीं करवाए जा सकते। ये था अंतर वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट और उसके एलिमेंट्स और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का अंतर, ऑल एग्रीमेंट्स are not contract, all contracts are agreement, voidable contract, void contract, इन सब के अंतर को हमने समझा है। आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा जो हम इसमें डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू सो मच।